सो हाय हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीडब्ल्यू का प्रयास बैच का 6 जुलाई को जो पेपर हुआ था। ठीक है, जेई मेंस पैटर्न टाइप का पेपर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। तो ये उसका क्यूआर कोड है, और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन होगा। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, पहले खुद में डिस्कस कर लो, फिर टैग कर देना हम लोग को, अगर हुआ तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और इससे मतलब थोड़ा कनेक्टिविटी भी होगा ना, तो सही रहता। अगर हम लोग इसको हटा देते अभी। ठीक है, तो पेपर को हम लोग एज ए टेस्ट देंगे जैसे हम लोग देते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही फ्लो में खुद में ही बनाने लगता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लोकेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क फ्रॉम ए सेंटर। तो ये तो याद रहता है, ये तो रिजल्ट याद आता है। सेमी सर्कुलर डिस्क का 2r/पाई ऊपर रहता है। वैसे निकाल भी सकते हैं इसको डिफरेंशिएट, मतलब वो इंटीग्रेशन करके यहाँ से लेके एक डीएम मास ले लो, डीएम मास ले लो, थीटा एंगल लो, ये डी थीटा लो। ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रल ले लेना। माइन अगर इसको ऐसे मान लोगे, इसको बेसिक्स मतलब ये मान लोगे यहाँ से थीटा बना बना रहा है। ठीक है, तो -पाई से लेके 0 तक, और एक बार 0 से लेके पाई तक, ऐसे करके इंटीग्रेट कर देना, वो बन जाएगा। तो इसका तो 2r/पाई सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर इतना है ही कि कुछ कुछ चीज़ों का सेंटर ऑफ मास जैसे बता देता हूँ। जैसे कि अगर एक हम लोग रॉड लेंगे, ठीक है, तो रॉड का इसके अबाउट जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ, मतलब बेसिकली तो रॉड का तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग डिस्क लेते हैं तो 2r/पाई ऊपर होता है, राइट। 2r/पाई ऊपर होता है। फिर एक होता है क्वाटरनरी डिस्क। अगर ऐसा डिस्क दे दिया गया, ठीक है, तब तब कहाँ से होता है, मान लो ये ओरिजिन है और ये क्वार्टर डिस्क है, मतलब इसका भी आधा कर दिए, तब 2r/पाई इधर जाके 2r/पाई ऊपर जाओगे, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, फिर मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, हॉलो कोन और सॉलिड कोन का याद कर लो। हॉलो कोन का और सॉलिड कोन का। ठीक है, ये हॉलो कोन है और ये सॉलिड कोन है। तो हॉलो कोन का आई गेस, हॉलो कोन का कितना होगा, हॉलो कोन का ऊपर होना चाहिए, राइट। तो हॉलो कोन का साइज h/3 होता है। ठीक है, हाइट अगर ये टोटल h है तो h/3 बेस से ऊपर होता है, और सॉलिड कोन का h/4 ऊपर होता है। ठीक है, ये हो गया हॉलो कोन, हो गया सॉलिड कोन, हो गया डिस्क, हो गया क्वाटरनरी डिस्क, हो गया। और अगर और बात करूँ तो शायद से एक स्फेयर का होता था। स्फेयर का अगर हम लोग आधा स्फेयर लोगे, ठीक है, तो उसका 3r/8 पाई ऊपर होता था। ठीक है, स्फेयर भी हो गया। और क्या बचा, स्फेयर हो गया, मतलब आधा स्फेयर हो गया, कोन हो गया, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। ठीक है, सिलेंडर का तो पता ही होगा, सिलेंडर का यहाँ पे होगा। ठीक है, इसके बीच में मतलब ये सब हो गया, सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, दोनों कोन का हो गया, रॉड का हो गया, है ना। फिर ट्रायंगुलर लेमिना का भी होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना का तो सेंट्रॉइड के अबाउट होगा, सेंट्रॉइड जो होता है ट्रायंगुलर लेमिना का वो हो जाएगा। ठीक है, और ये एक बात है कि सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, वो बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें हम लोग पूरे बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। और अगर उस पर वो इक्वेशंस लगाएंगे तो वो इस पूरे बॉडी के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि ये रॉड है, ठीक है, ये ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं जो सेम ट्रेजेक्टरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसका सेंटर ऑफ मास बताना है इस पूरे रॉड का, तो हमें वैसा पॉइंट ढूंढना है कि जो कि सेम ट्रेजेक्टरी कर रहा है जो ये रॉड कर रहा है। तो यहाँ कुछ एक पॉइंट होगा, ठीक है, वो सेम ट्रेजेक्टरी कर रहा है, और हम लोग उस पॉइंट को पूरे बॉडी की तरह एज्यूम कर सकते हैं। और मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम्स पॉइंट मास ही मान के करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया अपना सेंटर ऑफ मास पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टू rods of equal mass and length L lie along the x-axis and y-axis. अच्छा, there's a center lying at the origin. Okay, what is the moment of inertia
और बोथ अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये ऐसे है और बोल रहा है कि लेंथ एल है और एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक ऐसे रॉड है और एक ऐसे रॉड है। ठीक है, और इस लाइन के अबाउट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, ये मान लो रॉड है, ठीक है, इसके अबाउट पूछ रहा है, तो सबसे पहले, और ये 45 डिग्री एंगल होगा, तो इसके अबाउट क्या होता है, आई का वैल्यू इसके अबाउट क्या होता है, या इसके अबाउट क्या होता है। इसके अबाउट तो पता है ना हमें, एम एल, एक रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, ml²/12, यही होता है ना। इसके अबाउट अगर ml²/12 है, तो इसके अबाउट अगर ये 45 डिग्री एंगल बता रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस स्क्वायर 45 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ml²/24। ठीक है, और सेम इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम ही चीज़ होगा। तो ml²/24 प्लस ml²/24 ml²/12, सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अब आते क्वेश्चन में 3 पे, मतलब इस पे भी एक ज्ञानबाजी हो जाएगा कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंपोनेंट लेना है, जैसे कि अगर ये रॉड है, ठीक है, अगर इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा थीटा एंगल के अबाउट कितना होगा, तो ये आई कॉस थीटा नहीं होगा, आई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और अगर कोई बोलेगा परपेंडिकुलर कितना होगा, तो ये आई साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये एक बात हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two spheres of same mass and radius are in contact with each other. If the moment of inertia of sphere about its diameter is I, then the moment of inertia of both the sphere about the tangent at their common point। अच्छा, ऐसे पूछ रहा है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। ठीक है, तो आई जो है वो 2/5। हाँ, स्फेयर का मैंने नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ। तो जो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सॉलिड स्फेयर का, सेंटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट जो परपेंडिकुलर पास होता है ना, वो होता है सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr², और हॉलो स्फेयर का 2/3 mr², ऐसा ही होता है शायद। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड स्फेयर का बात हो रहा है, तो बोल रहा है आई का वैल्यू 2/5 mr² है, तो दो स्फेयर दे दिया, उसका कॉमन टेंजेंट के अबाउट आई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जो भी एक का निकाल लेते हैं फिर 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है बोथ द स्फेयर्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द स्फेयर, मतलब इसको सिस्टम मान लिया गया, तो इसके अबाउट पूछ रहा है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसके अबाउट आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है, अगर हम लोग इसका इसके अबाउट निकालेंगे तो प्लस में mr² करना पड़ेगा, तो 2/5 mr² प्लस में mr², प्लस में mr², तो टोटल कितना आएगा 7/5 mr²। ठीक है, 7/5 mr², 2/5 प्लस mr², ये होता है ना आई अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr², वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो 7/5 इंटू 2 करेंगे तो 14/5, और 14/5 ऑलमोस्ट कितना हो गया, 7 आई हो गया ना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में 3 भी होगा, एक बार मैच कर लेते हैं। 2/5 प्लस में 1, 7/5, 7/5 इंटू 2, 14/5 और 7 आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम लोग आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज। ओके, एक डिस्क से उसका एज से पास करते हुए एक एक्सिस है, ठीक है, उसका आई एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो इससे परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ऐसे। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है ये, ऐसे समझो, ये डिस्क से और इसके अंदर ये ऐसे जा रहा है एक लाइन। ठीक है, तो ये आई बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो डायमीटर मतलब समझ रहे हो, इसको अगर हम विजुअली करें बात, तो कुछ समझ आएगा। एक सेकंड में ट्राई करता हूँ।
ठीक है, ये यहाँ से ये उठाते हैं, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, और ये लाइन अपना यहाँ से हुआ, ये मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बात समझो, ये प्लेन में नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन बता रहा है ये प्लेन में पूछ रहा है अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर तो प्लेन में ही आएगा डिस्क के, और कोई इसमें लाइन नहीं है विजुलाइज करने के लिए। हाँ ठीक है, मतलब समझ तो आई क्या होगा। अब सॉल्व करते हैं, अगर इसके अबाउट आई है बात समझो, ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग रफ करते हैं एक बार कि अगर ये डिस्क है तो इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है, सेंटर और परपेंडिकुलर mr²/2 डिस्क का, ठीक है। और अगर डायमीटर के अबाउट पूछे तो अगर इसको आई वाई मान ले, आई एक्स मान ले, तो आई वाई प्लस आई एक्स mr²/2 आता था, आई जेड, ठीक है। तो आई वाई क्या हो जाएगा, अबाउट डायमीटर mr²/4, तो डायमीटर के अबाउट तो mr²/4 है। अब इसके अबाउट निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के अबाउट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को आई बोला गया ना, तो आई इज इक्वल टू mr²/2 जो कि सेंटर के अबाउट था, प्लस में mr², तो 3mr²/2 आता है, 3mr²/2, और ये है mr²/4, तो आई का वैल्यू है 3mr²/2, और हमें जो, और ये जो डायमीटर के अबाउट आ रहा है mr²/4, तो आई वाई बाई आई इज इक्वल टू, अगर डिवाइड करते हैं 1/4 3/2, तो 1/6, तो I/6 आंसर आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, दो थ्योरम तो पता होगा ना, मतलब ऐसे कि अगर कोई भी लैमिनर बॉडी है, ठीक है, मतलब 2D है, 3D पे ये थ्योरम काम नहीं करता, 2D है, ठीक है, तो अगर ये प्लेन है ना, तो अगर इसके अबाउट आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट पूछेगा तो ये आई प्लस एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स इज द डिस्टेंस, अगर इसके अबाउट पूछेगा तो ये डिस्टेंस एक्स है, अगर इसके अबाउट पूछेगा तो ये डिस्टेंस एक्स हो गया, ठीक है, एम एक्स स्क्वायर हो जाता है। और कोई भी मतलब कि एक और है कि अगर कोई भी पैरेलल एक्सिस लेंगे, कोई भी अगर हम लोग कोई भी बॉडी का पैरेलल एक्सिस को कंपेयर करेंगे, तो सबसे मिनिमम जो सेंटर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट ही आएगा, ठीक है, ये भी बात है। तो ज्ञानबाजी ज़्यादा चल रहा है, लंबा चलेगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या है बोल रहा है, ये 3 दे दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, consider an axis which is touching the two cells and passing through the diameter, अच्छा सेम प्लेन में, ठीक है, इजी है ये भी तो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है, और ये इसका डायमीटर ये है और इसका टेंजेंट है ये, ठीक है, और सेम प्लेन में बात हो रहा है। तो अगर हम लोग सॉलिड स्फेयर है ना, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, तो अगर परपेंडिकुलर 2/5 होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई भी सॉलिड स्फेयर का निकालोगे तो 2/5, तो अबाउट द डायमीटर कितना होता है 1/5 mr² या mr²/5, तो इसका तो क्लियर हो गया कि mr²/5 होगा। इसका कितना होगा mr²/5 अबाउट द डायमीटर, इसके डायमीटर प्लस में mr², तो यहाँ से आ जाता है 6mr²/5, ठीक है, 6mr²/5। अब सेम केस इसके साथ होगा तो डबल कर देना बस, 12mr²/5, और ऐड कर दो, ये तो ऐड करना पड़ेगा ना, 13mr²/5। यहाँ पे सही तो किया मैंने, अच्छा एक एक दिक्कत आ गया यहाँ पे, ये सही है, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो स्फेयर था उसका पहले कंपोनेंट ले लिया है, फिर वो वाला फॉर्मूला लगाया है, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, गलती हो गया यहाँ पे। जैसे कि ये था और ये था, इसके अबाउट पूछा था, इसका तो सही है 1/5 mr², इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया इसमें इसमें सबसे पहले मैंने 1/5 mr² कर दिया प्लस mr² कर दिया, इसमें सबसे पहले परपेंडिकुलर यहाँ वाला निकाल दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फिर आधा करो, मैंने यहाँ आधा कर दिया प्लस mr² कर दिया, वैसे नहीं करना, तो यहाँ परपेंडिकुलर निकालें तो 2/5 mr² प्लस में mr², तो 7/5 mr²,
फिर अगर आधा करते हैं, क्योंकि इसका एक अबाउट इधर होगा, एक अबाउट इधर होगा, तो 7/10 mr² इंटू 2 करेंगे तो 7/5 mr²। तो यहाँ 5 होगा, तो 7/5 14/5 प्लस 1/5 15/5 3 mr²। इसका आई थिंक थोड़ा अगर गलत हो सकता है, मेरे को लग रहा है, मैं लास्ट में चेक कर लूँगा इसको। 5 का ए अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, 5 का ए, ठीक है। इसका डी किया था मैंने, इसका बी किया था मैंने, इसका सी किया था मैंने, और इसका ए किया था मैंने, ठीक है। अब आगे आते हैं। Question number 6. A square plate having a moment of inertia I naught about the axis lying in the plane passing through its center and making angle theta with one of the its side। देखो थीटा बढ़ेगा तो कभी आई नॉट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। जब थीटा ज़ीरो है, जब थीटा ज़ीरो है ना, ऐसे बात कर रहे हैं। ये स्क्वायर प्लेट छोड़ो, तुम रॉड का ही बात कर लो, ठीक है। अगर थीटा ज़ीरो है तो सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल पास कर रहा है आई, तो यहाँ पे आई है तो कोई कंपोनेंट लोगे इसका, ठीक है। तो कंपोनेंट लोगे, मान लो कि थीटा एंगल बन रहा है, तो वो क्या आता है, आई कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था स्क्वायर लग जाता है। तो आई कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा आई से तो कम ही होगा ना। तो ग्राफ बढ़ेगा जहाँ पे, वो तो पहले काट दो, काट दो। कांस्टेंट, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, तो आई थिंक डी। और ये जो एंगल है, कुछ एंगल के बाद ये फिर से उतना ही हो जा रहा है। ये एंगल कितना है पता है, ये एंगल है और 2π डिग्री, ठीक है, मतलब सॉरी π डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग इसको, ये इस एक्सिस है, इस एक्सिस को घुमा रहे घुमा रहे घुमा रहे और घुमा के पाई एंगल पे ला रही है, ठीक है। मतलब ऐसे था पहले, ये ए बी, फिर बी ऐसे कर दिया ए बी, तो एक्सिस तो सेम ही रहा ना। तो जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वहाँ तो काट दो पहले, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। कंपोनेंट आई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ भी देखोगे तो वो घटता है, ठीक है, यहाँ से बढ़ने लगता है फिर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है। यहाँ पे स्क्वायर प्लेट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स, तो पी इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। पी फाइनल क्या बोल रहा है कि 2 पार्ट जो है -3p आई कैप पे है और 2p जे कैप पे है, ठीक है। तो मान लो कि m मास का था, m/3 3 पार्ट में हो गया, तो -3/-3p आई कैप एक का है। तो ऐसे देख सकते हैं ना कि पी इनिशियल 0 है तो पी फाइनल भी 0 होगा, है ना। तो पी फाइनल में 2 पार्ट का दे दिया, -3p आई कैप और +2p जे कैप। अब नेट फाइनल मोमेंटम को 0 होने के लिए थर्ड पार्ट का मोमेंटम 3p आई कैप -2p जे कैप होना पड़ेगा, तभी तो ऐड होके ये कटेगा कटेगा। तो इसका बस मैग्नीट्यूड पूछा है, तो √9 + 4 13, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, वेलोसिटी इतना इतना है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कुछ करना है, सेंटर ऑफ मास का VCOM का फॉर्मूला क्या होता है, VCOM m1v1 ऐसे सिग्मा लगा दो बाई सिग्मा ऑफ m, ठीक है। तो 200 ग्राम है मतलब 1/5, तो 2 आई कैप प्लस 500 ग्राम है तो 1/2, तो 3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप बाई 500 700 ग्राम में तो 7/10, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर जो आता है 7/2 आई कैप 5/2 जे कैप और ये आता है 7/10 और ये आता है 7/10, तो ये 7 7 गया, 5 आई कैप प्लस में 7/10 है ना, 5/2 7/10, तो 5 5 25/7, तो 5 आई कैप प्लस 25/7 जे कैप, सी ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया अपना एक पेज कंप्लीट। अब नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सिस्टम इज रिलीज इन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम,
ठीक है यार, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डिस्क वगैरह नहीं दिया है ना, डिस्क देगा तो ये रोटेशन रोटेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन मेरे को बेसिक ही लग रहा है, उतना सोचा भी नहीं वो क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क यहाँ पे लगा दिया है ऐसे, पुली लगा दिया है ऐसे, ये एम मास दे दिया है, ये 3m मास दे दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा m2 - m1g बाई m1 + m2, m2 - m1 2mg बाई m1 + m2 4m, तो g/2 एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये g/2 से नीचे जाएगा, ये g/2 से ऊपर आएगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा, है ना। अब बस ACOM लगा दो यार, कुछ करना थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन है -g/2 j कैप। अगर नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 3m(g/2) माइनस में mg/2/4, ये होगा 3mg/2 माइनस mg/2/4m, तो ये हो जाएगा 2mg तो g/4 आएगा इसका आंसर, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए आई थिंक। अच्छा, इसलिए इस क्वेश्चन में ना, ये देखो मैंने खुद ही गलती, इस क्वेश्चन में मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहा था, जबकि स्फेयर है। मैंने बताया था कि 3D बॉडी के लिए स्फेयर पे नहीं लगता, लेकिन मैं खुद लगा रहा था। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे शायद से गलत हो। ठीक है, तो इसमें स्फेयर है, डायरेक्ट अभी मेरे को याद आ गया, तो स्फेयर 3D बॉडी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3D बॉडी पे नहीं लगता। ठीक है, क्यूब रहेगा तो उस पर भी नहीं लगेगा, क्यूबॉइड रहेगा उस पर भी नहीं लगेगा, डिक्स हो गया, सर्कल हो गया, रिंग हो गया, फिर सिलेंडर पे भी लग जाएगा, है ना। वैसे 3D पे नहीं लगेगा, जिसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। Movement of inertia of thin uniform rod about the axis passing through its center and perpendicular to its length is ml. ठीक है, ये तो पता ही है। The rod is cut transversely into two halves, transversely into two parts, which are then riveted end to end. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है ना, मेरे को तो देखो यहाँ पे एक मतलब वो है, ट्रांसवर्सली, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे कि ऐसे, लेकिन फिर यहाँ पे बोल रहा है ना कि ट्रांसवर्सली कट करके वो इन टू इंट कनेक्ट कर दिया, तो जब हम लोग इसको ऐसे काटेंगे और फिर इन टू इंट कनेक्ट करेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, तो इससे डायरेक्ट मतलब है कि ऐसे काटा गया है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, इसका डायरेक्ट मतलब है कि ऐसे रॉड था, इसको काटा गया है और इसको पतले करके कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है ये, तो बोल क्या रहा है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसके अबाउट ml²/12 था परपेंडिकुलर, इसके अबाउट पूछ रहा है, राइट। तो इस पूरे रॉड का मास तो अभी भी स्टिल m ही रहेगा ना। ठीक है, मास तो m ही रहेगा, क्योंकि चाहे ये मोटा हो या पतला, आधा आधा करके ऐसे जोड़ दिया गया, मास तो m ही रहेगा। लेंथ l से 12 हो गया। ठीक है, तो बस इसके अबाउट फॉर्मूला होता है ml²/12, तो l की जगह 12 डालोगे तो ml²/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, हट जा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, masses of the particle, forces acting on the particle। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फोर्सेस पे क्यों डिपेंड करेगा, पहले ये बताओ। XCOM का फॉर्मूला क्या होता है, XCOM का क्या फॉर्मूला होता है, m1 x1 प्लस m2 x2
ऐसे ऐसे चलता है बाई m1 m2, तो मास पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिपेंड करेगा, ये भी करेगा, masses of the particle obviously, force acting on the particle I guess नहीं, इसका डी ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो 13 क्या बोल रहा है देखने का मेरे को। तो 13 क्या बोल रहा है, एक सेकंड इसको भी रफ कर लेते हैं अपन। ओके 13 ओके, ये हो गया। तो इसका डी होगा, assertion value of radius of gyration of the uniform rigid body depends on its axis of rotation. Radiation of gyration is root mean square of the distance of the particle of the body from the axis of rotation. तो मेरे को जहाँ तक याद है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता था वो रूट आई बाई एम होता था, है ना। मतलब कि जैसे कि स्फेयर का 2/5 एम आर स्क्वायर होता है उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से, तो रूट 2/5 उसका, रूट 2/5 आर, ये होगा ना, रूट 2/5 आर उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होता था। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। रीजन तो पक्का गलत है, क्या बोल रहा है ये, रूट रेडियस ऑफ गायरेशन इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं रीजन गलत है। वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑफ अ यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, हाँ सही बात है, अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो डिफरेंट आएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आ रहा है तो तो ए ट्रू और आर फॉल्स लग रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिस्टेंस बता रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन का, नहीं। ठीक है, तो ए ट्रू लग रहा है, आर फॉल्स लग रहा है, गलत हो सकते हैं लेकिन सी करता मैं तो एग्जाम में। अब आगे आते हैं, 13 हो गया, 14 पे। टू पार्टिकल्स masses m1 m2 connected by a rigid rod of length, अच्छा rigid massless rod of length r to constitute a dumbbell cell, okay, free to move in the plane. The moment of inertia of the dumbbell about the axis perpendicular to the plane passing through the center of mass, okay। तो ऐसे है ये ऐसे है, इसके अबाउट पूछ रहा है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, और इस रॉड का मास क्या है, रॉड का मास नहीं दिया हुआ है, रॉड का मास, रॉड का लेंथ एल दे दिया गया है। डंबल सेल विच इज फ्री टू मूव इन द प्लेन, मासलेस रॉड है, अच्छा तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करना। तो पूछ क्या रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल सेल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, इसको पार्टिकल बोल दिया गया ना, ये स्फेयर नहीं है, पार्टिकल है, ठीक है। और ये आर बोल दिया गया है, ये r/2 है, ये r/2 है, ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the dumbbell cell about an axis perpendicular to the plane passing through the center of mass। तो इस पार्टिकल, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, r/2 पे होगा ना, इसके अबाउट पूछ रहा है। m1r²/4 प्लस m2r²/4, ये होना चाहिए। Rod of length r to constitute a dumbbell cell is free to move in a plane, लेंथ r है, सही तो है यार, m1r²/4 प्लस m2r²/4, r is the total length of the rod, तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं, अभी इस पे क्या सीन है, 14 का देखते हैं बाद में। 15 ठीक है, ये बोल रहा है आइडेंटिकल रॉड है, मास m डैश है, लेंथ l डैश है, कनेक्टेड है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अरेंजमेंट अबाउट y डैश। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं पूछ रहा है, इन द प्लेन पूछ रहा है, ठीक है। तो
इस वाले रॉड का अगर हम लोग बात करें, यहाँ 3 रॉड है गैस, ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, और इसके अबाउट पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ही होगा ना, किसी भी रॉड का, है ना, क्योंकि वो होता है m1r1 स्क्वायर, तो r तो हर पार्टिकल के लिए 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके अबाउट कितना होगा, ml²/12, और इसका इसके अबाउट कितना होगा, ml²/12, तो ml²/6 आएगा आंसर, आई गेस यही होना चाहिए। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका ml²/12, इसका ml²/12, ml²/6, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Two perfectly elastic particle P and Q of equal mass traveling along the line joining them with velocities इतना इतना, after collision their velocities equal सॉरी। तो दो परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल है, पी एन क्यू इक्वल मास का है। तो 15 m है, ट्रैवलिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम विथ वेलोसिटीज, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वो, तो सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों केसेस को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो 15 प्लस 10m 25m हो सकता है, या तो 15m माइनस में 10m 5m हो सकता है, या 10m माइनस में 15m -5, तो ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। 25m ए हो सकता है, 20 और 5, लेकिन वो टकराया है ना, एक मिनट, इलास्टिक कोलिजन बस लिखा हुआ मिल जाए मुझे, इलास्टिक नहीं, हाँ परफेक्ट, बस दो मास से टकराया, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। ये तो मतलब टिप पे होना चाहिए, 10-15 हो जाएगा, 15-10 था, 10-15 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्या है 17, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसमें से एक डी ई एफ वाले ट्राइंगल को हटा दिया गया शायद से, what an axis passing through G perpendicular to the plane of the triangle। अच्छा, हटाया नहीं गया है, बोल रहा है कि डी ई एफ ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है, हम्म, तो अगर हम लोग बात करें इसका सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा, और इन सब का जो लेंथ होगा, वो एल, देखो अगर ये एल है, अगर हम लोग बात करें बी डी ए ई सी एफ, तो अगर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की तरह से सॉल्व करें, ठीक है, तो ये वाला जो है ये L/2 है, ये L/2 है, और ये 60 है, तो ये भी L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, और ये L/2 होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो L/3 ऊपर होता है बेस से, तो इसके L/3 ऊपर होगा। L/3 मतलब अगर ये L होगा, ये तो L/2 है, तो इससे जो है L/6 ऊपर होगा, इस वाले पॉइंट से L/6, ठीक है। L/3 होता है, और यहाँ पे L जो है इफेक्टिव L/2 है, तो L/6, और ये जो टोटल लेंथ है अगर बात करें, अगर ये 60 है, ये L/2 है ना, cos 60 sin 60, ये 60 होगा ना, 60 60 60 60, और अगर ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 sin 60 √3/2, तो L √3/4, और वो हो जाएगा L/6, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉल्व करें, आई गेस ये बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो
अगर L √3/4 प्लस L/6, और अगर हम लोग इसका निकाले, है ना, सेंट्रॉइड से, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? आई नॉट क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द मोमेंट ऑफ inertia of the triangle about an axis passing through G and the perpendicular to the plane of the is I नॉट, the smaller triangle DF is removed। अच्छा, अब रिमूव कर दिया गया है, तो आई टोटल निकाल दो माइनस में आई रिमूव्ड के अबाउट निकाल दो, है ना। तो आई टोटल कैसे निकलेगा? देखते हैं इस क्वेश्चन को बाद में। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सिस एक्स जेड एक्स एंड जेड इन दिस प्लेन ऑफ और डिक्स, किधर है भाई? 18 का फिगर दिया हुआ है क्या? एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ डिक्स, ठीक है। तो मान लो कि ये एक्स है, ये जेड है, ठीक है। वाई कुछ इधर होगा, and y axis is the perpendicular plane of the x. If the moment of inertia of the body about x and y axis are respectively 30 and 40, तो सिंपल, तो 50 हो जाएगा, √30² प्लस 40²। अगर मतलब बताया तो आई जेड इज इक्वल टू √IX² प्लस IY² हो जाएगा, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम लोग आए तो क्या बोल रहा है? चलो, मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन, सही बात है। परफेक्टली इलास्टिक हो, इनलास्टिक हो, पार्शियली हो, सब में होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली इन इलास्टिक। भाई उल्टा बोल रहा है ये तो, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। नाइदर मोमेंटम, नहीं मोमेंटम कंजर्व इन ऑल कोलिजन बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, सही बात है, सी ऑप्शन सही है। और बट मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन ऑल कोलिजन, नहीं, इन इलास्टिक में नहीं होता। 19 हो गया। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेगा, और इन इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म को, मैंने अभी बताया था इसको। क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म कोन ऑफ हाइट एज एंड बेस आर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। यूनिफॉर्म कोन बोल रहा है ना, देखो, अगर ये दो चीज़ होता है, अगर ये सॉलिड कोन का बात कर रहा है तो अलग आंसर आएगा, और अगर h/3 हो सकता है या तो h/4 हो सकता है ना। फ्रॉम द वर्टेक्स ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वर्टेक्स की बात कर रहा है यहाँ से, वर्टेक्स शायद इसी को बोलते हैं ना। तो यहाँ से मैंने बताया था h/3 या h/4, तो आंसर पॉसिबल्स क्या है? 2h/3, या अगर h माइनस में h/4 करोगे तो 3h/4। ये दो पॉसिबल आंसर है, 3h/4 या 2h/3, दोनों दिया हुआ है ना। तो ये तो थोड़ा सा वो वाला बात हो गया। यूनिफॉर्म कोन सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, इसमें से और इसमें से कुछ होगा, ठीक है। 21, 21 के बारे में बात करें तो क्या बोल रहा है? पार्टिकल ऑफ मास 2m is projected at एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना, ओके, विथ हॉरिजॉन्टल, विथ वेलोसिटी ऑफ इतना, ओके। आफ्टर 1 सेकेंड इज एक्सप्लोजन, ठीक है। एंड द पार्टिकल ब्रोकन इनटू टू, तो 1 सेकेंड के बाद होता क्या है? ये 20√2 पे है, तो इसके अबाउट इसका 20 मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी, इधर भी 20 होगा। 1 सेकेंड बाद इसका इधर की तरफ 10 वेलोसिटी होगा, इधर की तरफ स्टिल 20 रहेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट एक्सप्लोजन, वन पार्ट कम्स टू रेस्ट। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन बाय द अदर पार्ट। तो 1 सेकेंड के बाद एक रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो देखो ना, m इंटू, अगर अभी इसका नेट वेलोसिटी निकालोगे तो कितना है? √500, है ना। और एक पार्ट रेस्ट पे आ गया, और एक पार्ट के पास वेलोसिटी रहेगा,
तो ये m गया, ये तो 0 हो ही गया, तो वेलोसिटी जस्ट 20√5 होगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 10√5, तो 20√5 वेलोसिटी होगा। और 20√5 वेलोसिटी होगा, और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 होगा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 40 होगा, है ना। ठीक है, तो ये 20 से अभी 2 सेकंड और आगे जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड और ऊपर जाएगा, और 2 सेकंड में ये ट्रैवल कर लेगा डिस्टेंस। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर 400/20। 20 मीटर ये और ट्रैवल करेगा। और तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो 20 मीटर तो ये अटेंड करेगा इसके ऊपर, और अभी 1 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर लिया था? 1 सेकंड में आई थिंक ये 20 से 10 हो गया था, 400 300/20, 15 मीटर। तो पहले 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर लिया था, और ये अभी 20 मीटर और ट्रैवल करेगा, तो 35 मीटर इसका आंसर होगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द अदर पार्ट। ठीक, अब हम लोग 22 नंबर सॉल्व करते हैं। 22 नंबर देखें तो, अ थिन वायर ऑफ लेंथ L and यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी ρ इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, विद सेंटर O, तो 2πr इज इक्वल टू L। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो रहा फिगर, इसके अबाउट पूछ रहा है। ये लूप है तो रिंग है ना एक तरह से, तो अगर हम लोग इसके अबाउट बात करें तो इसके अबाउट कितना होगा? mr²। अच्छा, मास भी तो उसके टर्म में निकालना पड़ेगा, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अबाउट होता है mr²। इसके अबाउट क्या होगा? इसके अबाउट हो जाएगा 2mr²। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो फिर से आधा कर देंगे mr²। तो नेट में mr² निकालना है हमें, तो mr² में हमें r निकालना है और m निकालना है। ठीक है, तो r का वैल्यू तो L/2π है, और m निकालना है ना। ठीक है, तो करता हूँ मैं, क्या हो रहा है। देखो, डेंसिटी जो है सेम रहेगा, तो मास बाय वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो डेंसिटी के टर्म में ही निकालना है ना। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो मास जो है ρL हो जाएगा। ठीक है, तो ρL, और r की जगह r² की जगह L²/4π²। L²/4π²। नेट आता है ρL3/4π²। ρL3/4π²। सही कर रहा हूँ मैं? spent in a form of circular loop with center O, moment of inertia about x dash। तो इसके अबाउट mr²/2 3mr²/2। हाँ, यहाँ गलती किया मैंने, गलती समझ आ गया। गलती होती है, सुधारना पड़ता है ना। तो अगर ध्यान से देखो मैंने क्या किया, mr²/2 इसके अबाउट हो जाएगा, और प्लस में mr², इसके अबाउट 3mr²/2, और 3/2 m जो है ρL है, और r जो है, r क्या है? L/2π है, तो L²/4π²। 3/8π 3πL3, 3ρL3/8π²। तो यहाँ पे इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 23। 23 के पहले 25 सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, सर्कुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, डायमीटर इतना है, सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर इतना इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज। ठीक है, ओके। तो पहले अगर हम लोग बात करें, ये सर्कुलर प्लेट है ना, तो m1/r1² इज इक्वल टू m2/r2²। इसको m1 नहीं, टोटल मास मान लो m है। ठीक है,
तो m2 इज इक्वल टू m r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो 42/56 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 को अगर हम लोग 9m/16, तो m टोटल मास था, 9m/16 मास को हटा दिया गया 9/16। ठीक है, तो अगर हमें इस पार्ट का आई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल का आई निकालेंगे, मतलब रेस्ट पार्ट का निकालना है तो टोटल का आई निकालेंगे, इसका आई निकालेंगे, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, और फिर क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो और ये याद रखना m डैश इज इक्वल टू 9m/16। ठीक है, तो अगर टोटल का निकालते हैं तो कितना आएगा, टोटल का आएगा 2/5। एट वॉट डिस्टेंस टू द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर ऑफ, अच्छा सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तब तो और सिंपल हो गया। तो डेल एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू, है ना, एम एक्स बाई टोटल एम करेंगे, नहीं एम माइनस में एम डैश करेंगे। ठीक है, तो एम डैश जो था वो 9m/16 था, एक्स का वैल्यू निकालोगे तो 56/2 माइनस में 42/2 कितना होता है, 16/2, 16 नहीं 14/2, 14/2 मतलब 7 बाई एम माइनस में एम डैश, तो एम माइनस m/16 होता है 7m/16, 16 गया, 7 गया, यहाँ से 9 आ गया, तो 9 सेंटीमीटर। तो डेल एक्स सी ओ एम जो है 9 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, और किस तरह शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो एट वॉट डिस्टेंस इन सेंटीमीटर टू द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, द सेंटर ऑफ द डिस्क, क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द डिस्क इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो यही होगा 9। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर बॉडीज हैविंग सेम मास m and radius 2 are as follows. I1 is the moment of inertia of the about diameter, सॉलिड स्फीयर का है, अबाउट इज एक्सिस, सिलेंडर का है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क का डायमीटर का अबाउट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं I1 क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इज डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट क्या होगा, एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर 1/5 m r² हो जाएगा ना, 2/5 का आधा। I2 क्या हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस mr²/2। I3 का क्या हो जाएगा, सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, तो इसके अबाउट पूछ रहा है ना। तो इसका होता है mr²/2, इसके अबाउट mr²/4, mr²/4 प्लस में mr², तो 5 mr²/4। और I4 क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर, तो mr² होता है, तो mr²/2 प्लस mr², 3mr²/2। ठीक है, अब कर क्या रहा है, I2 प्लस I3 करना है, I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा 4, तो 7/4 mr², 7/4 mr², फिर इंटू 2 करना है तो 7/2 प्लस I4 करना है तो 3/2, 5/4 4, 7/4 7/2, 5 यहाँ से आएगा, यहाँ से 5 आ रहा है, 5 mr² और x I1, तो 5 mr² इज इक्वल टू 1x/5, तो 25 आएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन में 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे, a 10 kg boy stands on a 20 kg boat and 5 meter from the shore. He walks 3 meter along the boat towards the shore and then stops. ठीक है, 5 मीटर में 3 मीटर ट्रेवल करता है। The distance of the boy now from the shore is 3x मीटर। क्या बोल रहा है, 10 kg boy stands on a 20 kg boat and is 5 meter from the shore. He walks 3 meter along the boat. Okay, तो जब ये
बोट पे इस कोने से इस कोने पे 3 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो देखो डेल एक्स सी ओ एम तो ज़ीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। तो ये मान लो अगर इस तरफ मूव करता है तो बोट जो है इस तरफ मूव करेगा। तो 20 kg इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 kg का मास है, 10 kg का बॉय ना, तो 10 kg का बॉय 3 मीटर चलता है, 30, तो एक्स जो है वो 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर बोट इधर की तरफ आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ द बॉय पहले 5 था, 3 मीटर ट्रैवल किया लेकिन बोट 1.5 मीटर इधर आ गया, नेट में 1.5 मीटर ट्रैवल किया ये, ठीक है। तो 6.5 मीटर, नहीं माइनस करेंगे ना, 5 माइनस में 3 मीटर ये ट्रेवल किया इधर, बोट ट्रेवल किया 1.5 मीटर इधर, तो नेट ट्रेवल इधर किया वो 3 मीटर मतलब 1.5 मीटर, तो आई थिंक 3.5। द डिस्टेंस ऑफ द बॉय नाउ फ्रॉम द सोर इज 3x, द वैल्यू ऑफ x। यार ये इंटीजर आंसर आएगा क्योंकि जे मेंस का पेपर है। 5 मीटर था सोर से, 6.5 नहीं, 4.5, 3 मीटर तो 1.5 मीटर। 1 मिनट में ध्यान से सोचने दो। अगर ये 3 मीटर का है तो ये 1.5 मीटर का होगा। इसका आंसर थोड़ा समझने दो। तो इस क्वेश्चन को फिर से अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है, तो 10 किलो वाला बॉय 3 मीटर ट्रैवल करता है तो 30 चलता है, इज इक्वल टू बोट और मैन को सिस्टम लेंगे ना, तो 30 × x, बोट 1 मीटर पीछे आएगा और वो 3 मीटर आगे जाता है, ठीक है। तो नेट में वो 2 मीटर मतलब चला, ठीक है। तो 3 और 5 एक 6, आई थिंक 2 होगा इसका आंसर। अब ये पूरा मतलब मैंने ऑलमोस्ट 25 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, 23 या 24 किया, ठीक है। तो इसमें 1-2 गलत होगा और मतलब सही पेपर था, ऐसा था मतलब अटेम्प्ट मेरा पेपर के अकॉर्डिंग तो सही हुआ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कोई इसमें 100/100 ला देगा, ईजिली ला देगा, लेकिन ये मेरा अटेम्प्ट था, ठीक है। तो थैंक यू। तो ये समझ आ गया होगा आपको, ये पेपर हो गया। तो अब एक और नेक्स्ट जो आएगा वो एनडीए के रिलेटेड आएगा कि एनडीए विद जेई कैसे निकाल सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप ऐड होना है, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है मैं फिर से ला देता हूँ उसका फ़ोटो, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप स्कैन कर लो इसको। थैंक्स। टीपीपी को देखते रहें यार, कितने बार बोलूँ टीपीपी। बाय।